हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज से गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं रीट के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बाल विकास के। इस एग्जाम में जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। लगभग 4 से 5 सेशंस हम लेकर आएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पिछले वर्षों में जो भी एग्जाम हुआ है 2012, 15, 17, तो उसमें जो भी बाल विकास से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये सीरीज आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुरे ने एक परीक्षण की रचना की थी, वो क्या है? तो शाही धब्बा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, विषय आत्मोद्बोधन परीक्षण या फिर मूल्यांकन मापनी। तो आपको इसका आंसर पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से ही क्वेश्चन रीट में पूछे जाते हैं जो कि बिल्कुल फैक्चुअल होते हैं, फैक्ट बेस्ड होते हैं। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो कि मुरे एंड मॉर्गन के द्वारा रचित किया गया था। बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है उसके अनुसार बुद्धि के कारकों की जो संख्या है ये किसने दिया था? गिलफर्ड के द्वारा दिया गया था, 3D डायमेंशन ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसमें कितने फैक्टर्स हैं? आज की डेट बिल्कुल प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो 180 फैक्टर्स हैं, लेकिन चूंकि जब ऑप्शंस में इस तरीके से नहीं दिया है 180 तो हम क्या टिक करेंगे? तो एक बार इन्होंने अपने टाइम पर 120 भी बताया हुआ था, तो इसका आंसर हम 120 टिक कर आएंगे। लेकिन ऑप्शन में 120 और 180 होगा तो हम 180 टिक करेंगे। क्वेश्चन इस तरीके से, ये जो त्रिआयामी मॉडल है ये 2-3 बार पूछा गया है जिसमें 180 ऑप्शंस में ही नहीं होता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, 120 हम आंसर लगा कर आएंगे। नेक्स्ट है, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपन या फिर प्रलोभन। इसका आंसर है उद्दीपक। अब आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको पता लगता जाएगा कि कितने फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं रीट में। फिर बात आती है व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं विचलनशीलता, प्रतिमानता, दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत भेद में हम दोनों विचलनशीलता और प्रतिमानता दोनों तरह से पाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैटल द्वारा आयोजित किए गए व्यक्तिगत शील गुणों की संख्या। तो आपने कैटल का जो पर्सनालिटी फैक्टर देखा होगा 16 PF जिसे हम बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? 16। नेक्स्ट है, छात्रों में चोरी करने की जो आदत है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? बालकों को पारितोषिक देकर रिवॉर्ड देंगे क्या? तो ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके से हम चीजें अपने आप से नेग्लेक्ट या फिर काटते जाएंगे जो भी ऑप्शंस हमको गलत लगते हैं। उदाहरण देकर, ताड़ना देकर, तो ताड़ना तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। सजा देकर ये भी नहीं, तो हमारा आंसर होगा उदाहरण देकर। हम बच्चों को उदाहरण देकर समझाएंगे कि चोरी नहीं करनी चाहिए। निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? तो ये जो अप्रत्यक्ष तरीके होते हैं जैसे सब्लिमेशन है, रिप्रेशन, रिग्रेशन, ये सब आपने पढ़े होंगे। तो हम देखते हैं विश्लेषण और निर्णय, रुकावट को दूर करना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन या फिर उदात्तीकरण। तो उदात्तीकरण, सब्लिमेशन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया की जो विशेषता नहीं है। तो डिसलेक्सिया क्या है? वैसे तो रीडिंग डिसऑर्डर होता है, लेकिन इसको रीडिंग प्लस राइटिंग से भी जोड़ लिया जाता है, क्योंकि जब बच्चा सही ठीक से पढ़ेगा नहीं तो लिखेगा कैसे? तो इसको क्या है? रीडिंग प्लस राइटिंग। वैसे मेनली रीडिंग होता है, लेकिन जब कभी यहाँ पर लिखने से भी संबंधित आ जाए तो हम इसका आंसर रीडिंग और राइटिंग टिक कर सकते हैं। फिर आता है, इसके ऑप्शंस हैं, वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध, ये तो है। सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, लिखने की धीमी गति, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद रखने की कठिनाई। तो इसमें सीधे और उल्टे हाथ के प्रयोग का संबंध, ये इसका बिल्कुल लॉजिकल आंसर नहीं है। तो डिसलेक्सिया की विशेषता क्या नहीं है? तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। फिर है, ये देखो जहां पर भी नहीं वगैरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां पर भी ऑप्शन में नहीं है उनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी टिक कर दें। जहां पर भी नहीं दिया होगा तो हमको थोड़ा सा सतर्क रहना है कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा गया, वरना हम आते हुए भी गलत कराएंगे। नेक्स्ट है, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रम जो कि इनरिचमेंट प्रोग्राम होते हैं वो किसके लिए होते हैं? प्रतिभाशाली बालकों के लिए, निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, प्रतिभाशाली एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, या फिर किसी के लिए नहीं। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए हम एनरिचमेंट प्रोग्राम चलाते हैं।
एनरिचमेंट प्रोग्राम क्या होता है? ऐसे प्रोग्राम जहां पर बच्चे की क्रिएटिविटी को और ज्यादा एनहेंस किया जाता है, ताकि जो रेगुलर क्लासेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ऐसा ना लगे कि बोरियत फील कर रहे हैं या फिर किसी भी वर्क में टास्क महसूस ना कर पाए वो। तो इस तरीके से हमें नहीं करना है, हमें सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना है। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा कम धीमे समझ पाता है तो उसको हम अलग से टाइम देंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे, और जो बच्चा गिफ्टेड है उसके लिए हम एनरिचमेंट प्रोग्राम चलाएंगे। आज के लिए लास्ट है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का जो अधिगम है वो ज्यादा प्रभावित करता है? पहला है प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, अनुकरण अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम और अनुदेशात्मक अधिगम। तो जो अनुकरण अधिगम है, ऑब्जर्वेशन, मतलब बच्चा ऑब्जर्वेशन से ज्यादा सीखता है। आपने भी देखा होगा, जैसे बच्चा नकल करता है, जो कुछ भी अब वो अपने बड़ों को करते हुए देखता है फिर वो उसकी नकल करता है। तो जो अनुकरण अधिगम है, बच्चा उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो गाइज यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इस तरीके से हम 4-5 सेशंस लेकर आएंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। आपको आइडिया भी लग जाएगा और आप अपनी तैयारी को जो की हुई है आपने इतने पिछले महीनों से, 6 महीने 8 महीने से, उसको भी आप अब यहाँ पर जांच सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।